हेलो बच्चों, मैं कपिल द्विवेदी आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर इस विजन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज का सेशन पिछले सेशन से बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आए हैं और नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं आपको बता दूं, इसके बारे में जितना पढ़ोगे आप उतना ही कम है, जितना जानकारी रखोगे उतना ही कम है। तो बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते और फटाफट डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक की ओर। आइए, छोटा छोटा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। चैप्टर बहुत आसान है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक थ्योरी देना चाहूँगा, बेसिक इन्फो देना चाहूँगा, बेसिक हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्या आया कैसे आया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जैसे जब हमने जो पिछला चैप्टर हमने ख़त्म किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता होगा कि ये द ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था ऑस्टेट, उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन इसके बाद लगभग 11 सालों की मेहनत एक साइंटिस्ट और जिनका नाम था माइकल फैराडे, उन्होंने 11 सालों की मेहनत से ये डिसाइड किया, ये एक्सपेरिमेंट किया और ये फाइंड आउट किया ये अपने रिसर्च से कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वर्जन होता है। और बाकायदे इस एक्सपेरिमेंट में आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे ये सारी चीज़ बनी। आज उसका एक्सपेरिमेंट का एक बहुत जीता जागता सबूत जो एसी जनरेटर आप लोग अपने घर के बाहर देखते हो, सर कहीं ना कहीं वो उन्हीं की देन थी। जो उन्होंने प्रिंसिपल दिया, जो उन्होंने थ्योरी दी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके अपने कह सकते हो व्यू रखा, उसी पर बेस्ड आज एसी जनरेटर हमारे आपके घरों में काम करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा हमने आपसे कहा था, सेशन ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ 2 चीजों पर फोकस होगा मेरे बच्चे, सिर्फ 2 चीजों पर। पहला, हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में। हालांकि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ा सा जानकारी मिली होगी, कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में था, वही चीज हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे, बताएंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है और क्या बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में। दूसरा, फैराडे सर का एक्सपेरिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ साबित हुआ, वो एक्सपेरिमेंट में फैराडे सर ने 2 लॉ दिए, वो दोनों लॉ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन टॉपिक पर चलते हैं। जैसे मेरा पहला ही इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा था, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बेटे, अगर मैं आपसे कहूँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है तो आपको बेहतर पता होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो बार बार हम लोग हमेशा एक वर्ड बोला करते थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना थे, ना हम देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों को या मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को, ना आपने कभी देखा है, इमेजिनेशन पर बेस्ड था। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये एक प्रकार की एनर्जेटिक लाइनें हैं, चाहे आप इन्हें मैग्नेटिक लाइनें कह सकते हो, MFL, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन इन्हें कहा जाता है। ये लाइनें जब भी पर्टिकुलर किसी सर्टेन एरिया से लिंक करती हैं मेरे बच्चे, जब भी किसी एरिया से लिंक करती हैं तो उस सर्टेन एरिया से जो एनर्जेटिक लाइनें पास हो रही होती हैं लिंक करते समय, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लक्स के नाम से। हकीकत में बताऊं, ये एक प्रकार की एनर्जी है, जो एनर्जी किसी सर्टेन एरिया से लिंक होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, बहुत छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा। लेट्स सी कि मेरे को एक एग्जॉस्ट लगाना था अपने घर में, ठीक है। अब विंडो जो एग्जॉस्ट लगाना था वो इस तरफ से था। अगर मैं उस फैन का मुंह इधर कर दूं, आप बताओ, अगर मैं फैन इधर लगाना था, इधर ना लगा के मैं इस तरफ लगा दूं, आप क्या सोचोगे? सर एग्जॉस्ट तो उधर लगाना चाहिए था, विंडो का ओपन साइड उधर है, आउटर साइड, आप इधर लगाए हो तो क्या फायदा? यानी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा है कि जब ये फैन में यहाँ का एग्जॉस्ट का चलेगा तो सारा एनर्जी को इधर भेजेगा, यानी जिस विंडो से निकलना था, पास होना था, लिंक करना था, उससे हो ही नहीं रहा है। तो आपने कहा सर उधर तो एनर्जी कोई लिंक ही नहीं होगी, उधर तो जाएगी ही नहीं। आपने कहा, क्या आपने कभी देखा, क्या आपने अभी कभी ऐसा सोचा था? नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने अपने इमेजिनेशन के बेस पर ये बोला कि सर फैन का मुंह उधर रहेगा तो सारी एनर्जी उधर वो बाहर फेंकेगा। फैन का मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एनर्जी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। नाउ सेम हियर, यहाँ पे भी है कुछ ऐसा कि आप ये देख रहे हो कि ये पर्टिकुलर सरफेस से जो एनर्जेटिक लाइनें निकल रही हैं वो देखो
वो परपेंडिकुलर भी निकल सकती है, पैरेलल भी निकल सकती है, और वो देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो वो किसी एंगल पर भी ऑब्टेन हो सकती है, लाइक दिस। ये देख रहे हो आप छोटा छोटा, और कहीं कहीं आपको ऐसा भी दिख रहा होगा कि बोथ आर कोलिनियर टू ईच अदर, जैसे ये इन सब कॉन्सेप्ट में अप्रॉक्सीमेटली क्या हो रहे हैं, कोलिनियर। देखो ध्यान से, ये सारे केसेस में थोड़ा सा हम इसको विजुलाइज कर दें, आपको अच्छे से क्लियर हो इस पर। जैसे मैंने आपसे कहा ये पोर्शन लाइक दिस, देख रहे हो ना, हमने आपसे कहा इन पर देखो कहीं ना कहीं दो चीजें, ये जो n लिया गया है, इस n को क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं एरिया वेक्टर। वो भी कैसा एरिया वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर का एरिया वेक्टर। सी बेटे, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, विजिबिलिटी 8। देखिएगा इस पर जो एरिया वेक्टर इधर को कंसीडर हुआ लाइक दिस, विजिबल थोड़ा सा हो सकता है आपको ना हो, तो बेटे जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर सर्टेन एरिया से लिंक करती हैं तो वो हमारा फ्लक्स होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग पे एक माइंड सेटअप कर लेते हैं कि लाइंस अगर पर्टिकुलर एरिया से लिंक करेंगे तभी वो फ्लक्स में कंसीडर होगा, अदरवाइज अगर वो एरिया से वो लाइंस कनेक्टेड नहीं होती हैं, लिंकअप नहीं होती हैं, तो वो कभी भी फ्लक्स जनरेट नहीं करेंगी। यानी सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा मतलब है कि लाइनों का एरिया से लिंक होना, लाइंस का एरिया से लिंक होना मस्ट है, नेसेसरी है। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो मैंने आपसे देखा कि कुछ लाइंस हो क्या रही हैं कि जो यहां पे n है, दिस इज n, वो क्या है, सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। n याद रहे, दिस इज यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। और मैं आपको पहले ही बता दूं एक सिंपल सी बात बेटे, हमेशा याद रखना, हालांकि मैं अभी आपको इसको 3D में दिखाऊंगा कि जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं किसी सर्टेन एरिया से, अभी ध्यान से देखना बेटे, सी बहुत ईजी है। तो इसमें एक चीज हमें ध्यान देना होता है कि नो डाउट ये भी तो हो गई, बट इस प्लेन की एरिया, अक्सर लोग कहते हैं एरिया स्केलर क्वांटिटी है, नहीं, आपको हमेशा याद रखना है एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। और किस टर्म्स में उसे वेक्टर कंसीडर करते हैं मेरे बच्चे, सिंपल सा फंडा, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टुवर्ड्स प्लेन। यानी अगर मेरे बच्चे मैं इसे ds कह दूं, स्मॉल एरिया, ये प्लेन एरिया पूरी A है, डजेंट मैटर, इसे हमने आपसे कह दिया बेटे DA मान लो, तो DA मान लिया, तो ये जो वेक्टर होगा ये हमेशा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा एक बात, ये अपवर्ड में भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये डाउनवर्ड में भी परपेंडिकुलर हो सकता है, डजेंट मैटर। याद रहे, ये ऐसे भी हो सकता है और डाउनवर्ड में भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट हमेशा ऊपर और नीचे दोनों माना जाता है, बस देखना ये होता है कि क्या ये DA n कैप परपेंडिकुलर है या नहीं। इनमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ। अगर मैं कहूं तो इसे हम पॉजिटिव टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं मेरा बच्चा, और इसे हम नेगेटिव टर्म्स में कंसीडर कर सकते हैं, DA n कैप। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये अपने रेस्पेक्टिव एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में, बाकी दोनों का मतलब सेम ही होता है, कुछ नहीं इधर उधर है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि फ्लक्स क्या था, तो फ्लक्स था एक एनर्जी। इसे किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, फाई इज इक्वल टू BDS या BDA, व्हाटएवर। स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं, स्मॉल एरिया पे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं मेरा बच्चा, तो इसे हम B इंटू A के रेस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे मैग्नेटिक। अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता, अगर मैं यहीं पे कहता फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सिंपली मैं आपको बताऊं कुछ ना होता, सिंपल फंडा फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाता, जो अपन B इंटू DA लिखे हैं वहां पे क्या हो जाता, E इंटू DA। सिंपल, सो सिंपल। यानी जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी नहीं पढ़ा है वो इतना जान लें कि कुछ नहीं फर्क होता, बस यहां B की जगह E हो जाता है। कंसीडर क्या होता है कि ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक।
फ्लक्स जनरेट होता है। मैं इसका एक 3D डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, लाइक दिस। ध्यान से देखना, ये शायद आपको और अच्छे से क्लियर कर दे। थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो मैंने कहा ये एरिया, राइट, यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास आउट हो रही थी, निकल रही थी, फ्लो आउट कर रही थी। अब आपको मैंने बताया कि इसका एरिया वेक्टर, ये देख रहे हो ना आप, ए, वो हमेशा अपने प्लेन सरफेस पर कैसा है मेरा बच्चा? परपेंडिकुलर। यानी अगर हम इस एरिया वेक्टर को बाहर कंसीडर करें तो इसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एन कैप के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सोचो, आप देखो कि हो सकता है कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इसी के डायरेक्शन में निकल जाएं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और हो सकता है कि कुछ ऐसे टर्न अप हो रही हैं, लाइक दिस। अब अगर हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर रखें, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर रखें, तो कंसीडर क्या होगा? सी बेटे, ये लाइनें कुछ ऐसी गई थी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, दिस भी। हमें एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में इधर को कंसीडर करना है, थोड़ा सा समझना, दिस इज ए। अब अगर आपको पता है कि बी इधर को जा रही थी, हमें रखना है बी को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, तो वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में टर्न अप होंगी? हमेशा याद रखना अपने कॉम्पोनेंटियल वेक्टर के टर्म्स, कॉम्पोनेंटियल फॉर्म में टर्न अप होती हैं। यानी बी इसके रिस्पेक्ट में कौन सा कंपोनेंट बनाएगा? तो आपको वेक्टर टर्म्स नेचुरली पता होता है कि जिसके साथ हमारा वेक्टर एंगल बनाता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, वो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्डर में हमेशा कॉस का कंपोनेंट बनाएगी, यानी ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। यानी ए के अलोंग ये किस रिस्पेक्ट में आएगी मैग्नेटिक फील्ड? अपने कॉम्पोनेंटियल वेक्टर मतलब बी कॉस थीटा के टर्म्स में आएगी। वो ऑलरेडी मैंने यहां पे रख दिया, आप इसे वेक्टर के टर्म्स में कंसीडर कर सकते हो, और यहां जब आएगा तो वो बी कॉस थीटा हो जाएगा। यानी हमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स नजर आएगा, बेटे ध्यान से देखना, जो रिजल्टेंट फ्लक्स नजर आएगा फाई, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब दो बातें, अगर ये सरफेस स्फेरिकल हुआ, कैसा हुआ? स्फेरिकल, प्लेन सरफेस हुआ तब तो कोई बात नहीं। अगर स्फेरिकल सरफेस हुआ तो यही लाइनें इसके ऊपर से निकल जाती हैं, तब वहाँ फ्लक्स लिंक नहीं होता। इसीलिए कभी कभी हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी किसी स्फेरिकल सरफेस के लिए होता है, बेटे बहुत ध्यान से देखना है, पूछा जाता है, आगे चल के आप लोग डिस्कस करोगे, गॉस थ्योरम में पूछा जाता है कि गॉस थ्योरम फॉर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो वहाँ पे लिया जाता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे क्या, क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाता है? जीरो। खैर बताएंगे, वो सब डिस्कस करेंगे, अभी यहां पे थोड़ा सा समझना है। तो ये हो जाएगा b इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यही सोचो कि यही एरिया वेक्टर एंगल के रेस्पेक्ट में अगर वेरी करे, अब आप ध्यान से देखना कि जैसे जैसे ये एरिया वेक्टर हमारा कैसा है? प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हमारी किधर जा रही हैं? इधर। अब b के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे ए टर्न अप होगा, बहुत ध्यान से समझना, यानी ये b की वैल्यू जितना ज्यादा एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू ए, वैसे वैसे हमारा फ्लक्स रिड्यूस होता चला जाता है। यानी हमने, अच्छा रिड्यूस क्यों होगा मैं आपको यह भी बता दूं, रिड्यूस क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? जब अलोंग द डायरेक्शन होती हैं तो उस केस में थीटा की वैल्यू जीरो होती है, और जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो मेरा बच्चा फ्लक्स की वैल्यू, फाई की वैल्यू उस केस में मैक्सिमम होगा। लेकिन बेटे जैसे जैसे बच्चा मेरे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, सोचो एक इंस्टेंट पर जब ये पूरा का पूरा फील्ड इधर से पास हो जाए, लाइक दिस, लाइक दिस। अब आप बताओ, क्या ये लाइनें, क्या ये लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी हैं, वो एरिया से लिंक कर रही हैं? आप कहोगे सर नहीं, अब ये तो ऊपर ऊपर सरफेस से निकलती चली जा रही है सर, कहाँ लिंक कर पा रही हैं? और ऐसे केसेस में थीटा कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? 90 डिग्री। कब? जब b परपेंडिकुलर हुआ a के। बेटे फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? फाई b की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। याद रहे मेरे बच्चे, ऐसे फ्लक्स को हम लोग कहते हैं मिनिमम फ्लक्स। यानी जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा, याद रहे एंगल इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स हमारा मिनिमाइज होता है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, किसके रिस्पेक्ट में? ये थीटा की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में दी जा रही है? याद रखना, ये b विद रिस्पेक्ट टू a की बात हम कर रहे हैं।
थीटा की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो फ्लक्स क्या होगा, कम होता चला जाएगा। थीटा की वैल्यू कम करोगे मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। और किस केस सबसे मैक्सिमम कहां हुआ, तो सबसे मैक्सिमम हुआ जब थीटा की वैल्यू क्या थी, इस केस में थीटा की वैल्यू क्या थी डियर, 0। वो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे समझा रखा। इसके पहले वाला भी डायग्राम जो मैंने यहां बताया था, इसमें भी सेम चीज थी कि बी और ए का डायरेक्शन क्या था, सेम डायरेक्शन में था। मतलब आप यहां सिंपली कह सकते हो कि इस केस में थीटा 0 था। यानी वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड से या सर्टेन एरिया से लिंक करें, वो जरूरी नहीं कि सब कोलिनियर ही हो, चेंज भी होती रहेंगी। जहां जिस तरीके से वेरिएशन शो करेंगे वहां फ्लक्स हमारा चेंज होता जाएगा। और मैं एक इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात बता दूं, सबसे बड़ी खास बात, ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना, नोट डाउन करना। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो हम फ्लक्स कंसीडर कर रहे हैं, व्हाटएवर बी ए कॉस थीटा या बी डी एस कॉस थीटा या बी डी ए कॉस थीटा, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं, ये फ्लक्स के अंदर चेंजेस, वर्ड सुनना, ये फ्लक्स के अंदर चेंजेस तभी आएगा या तो फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो फील्ड और एरिया के रेस्पेक्टिव एंगल चेंज हो। यानी अगर इस फ्लक्स के अंदर चेंजेस हमें लाना है तो मेरे बच्चे इन तीनों में से एटलीस्ट कोई वन वेरिएबल होना ही चाहिए, कोई वन चेंजेबल होना ही चाहिए। कोई एक चेंज होगा तभी फ्लक्स चेंज होगा। और पूरे चैप्टर में आप सिर्फ यही चेक करोगे, सिर्फ यही देखोगे कि फ्लक्स के अंदर वेरिएशन इन तीनों में से या तो बी बदल रहा होगा, ए और थीटा कांस्टेंट होंगे, हो सकता है ए बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो बार बार, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, और हो सकता है बी और ए दोनों कांस्टेंट हो, रेस्पेक्टिव एंगल वेरी कर रहा हो। तो ये पूरे चैप्टर में यहां खास बात आपको मिलेगी। अच्छा, आपके दिल दिमाग में आएगा सर आखिर ये फ्लक्स चेंज कैसे होगा, मतलब क्या हम इसमें जानना चाहेंगे। वो चीज फैराडे सर ने अपने लॉ में एक्सप्लेन किया। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं विदाउट, इज इट क्लियर? थोड़ा सा, जैसे अगर हम लोग बात करें फैराडे लॉ, चलिए थोड़ा सा इसके पहले हम आपको कुछ सिखाना चाहेंगे जो बेसिक इन्फो था। हमने आपसे बताया कि जो ऑस्टेड सर थे, ठीक, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वर्जन किस में होता है मेरा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन फैराडे सर का कहना था, बेटे फैराडे सर का कहना था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ऐसा क्यों नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्ट किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्जन दिया जाए। मजेदार बात आई सर। और मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एकदम कह सकते हो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन्होंने फैराडे सर ने किया, और लगभग ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के लगभग 11 ईयर्स बाद, आफ्टर 11 ईयर, ध्यान से समझना मेरा बच्चा, कि लगभग 11 साल बाद, बहुत बड़ा समय होता है मेरे बच्चे, पेशेंस रखना। इस मतलब आपको पता है कि अगर आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हो कभी भी स्कूल वगैरह में, आपका एक्सपेरिमेंट अगर दिन भर में नहीं आ पाता है, रिजल्ट फाइनल कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच पाते हो रिजल्ट पर, तो आप परेशान हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। लेकिन फैराडे सर ने इसके लगभग इसके लिए 11 साल तक इंतजार किया। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, बहुत सिंपल सा टॉपिक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा क्या, इनके दिमाग में आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलना होगा तो मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे कोई कॉइल चाहिए होगा, वो कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है जिसके अंदर चार्ज का मूवमेंट हो सके, और दूसरा मुझे बार मैग्नेट चाहिए होगा, बार मैग्नेट या नॉर्मल मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट की बात कर दूं। तीसरा मुझे चाहिए होगा गैल्वेनोमीटर, जो इस कॉइल के अंदर अगर करंट का फ्लो होता है तो उसे डिटेक्ट कर पाए। मतलब एक डिवाइस तो ऐसा होना चाहिए ना जो करंट का डिटेक्शन कर सके, करंट को फाइंड आउट कर सके, करंट को सर्च आउट कर सके। उसके लिए इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया। और किया क्या, इस हेलिकल कॉइल के अंदर या नॉर्मली मैग्नेट को इंसर्ट कराया और रख दिया। उनके दिमाग में आया कि अगर इस गैल्वेनोमीटर के निडल के अंदर जो भी होगा, हल्का फुल्का भी डिफ्लेक्शन होता है, बहुत ध्यान से समझना, हल्का फुल्का भी डिफ्लेक्शन होता है, तो हो ना हो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, इसके अंदर चार्ज का मूवमेंट हो रहा होगा। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है।
इसको सर्च करने के लिए उन्होंने, मैंने कहा, एक्सपेरिमेंट किया। आइए उस पर चलते हैं। लाइक दिस, ठीक है बेटे। क्या हुआ कि एक वही फिनोमेना, नॉर्थ पोल को किसी हेलिकल क्वाइल ये लूप है, सर्कुलर लूप है, उसके टूवर्ड्स लाया। दोनों केस था। अभी हम लाने की बात कर रहे हैं, फिर यहां से दूर ले जाने की भी बात करेंगे। दोनों टर्म्स और कंडीशन दिखाएंगे कि जब इन्होंने इसके अंदर इसको इंसर्ट कराया तो पाया गया। बहुत ध्यान से सीखना मेरे बच्चे, ये पॉइंट बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि यही इसका मैकेनिज्म बनता है, इसी से हमें चीजें समझ में आती हैं। फैराडे सर ने अपने फर्स्ट लॉ में एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट लॉ में क्या क्या चीजें बताई, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट लॉ, सी बेटा, उन्होंने बताया कि जब व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द क्वाइल, जब मैग्नेट को टुवर्ड्स द क्वाइल मूव कराया गया तो हो क्या रहा था, देयर आर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एरिया। अब हो क्या रहा था बेटे, ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और वो इस लूप से जैसे इंसर्ट कर रही थी तो लूप से लिंक कर रही थी। बहुत ध्यान से समझना, लूप से लिंक हुई और जैसी लूप से लिंक हो रही थी, तो आप बताओ जितना ज्यादा लिंक कराया गया, अब लिंक करा के रख दिया गया, तब तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना मेरे बच्चे, तब तो कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी फ्लक्स वेरिएशन तब होगा मेरे बच्चे। अभी आपको थोड़ी देर मैंने पहले बोला था कि फाई बी इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। अभी ये समझ लो, या तो बी बदले या तो ये बदले। देखो बच्चे, मैंने आपसे ये चीज कहा था कि जब ये इसके अंदर इंसर्ट करती है तो जब आप कॉइल के अंदर इंसर्ट कराते हो तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें लिंक करते हैं किससे, पर्टिकुलर सर्टेन एरिया से। अब ध्यान से समझना, अब अगर यही मोमेंट बार बार होता रहे तो ये फील्ड लाइनों का क्वाइल से लिंकअप क्या होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है। यानी फर्स्ट लॉ में सर ने सिर्फ यही बताया, फैराडे सर ने, कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद अ सर्टेन एरिया, सर्टेन कह सकते हो क्वाइल और एरिया, लूप, व्हाटएवर, कुछ भी बोल दो, कि लिंक जब करती हैं, देन एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल एंड विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द क्वाइल, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी सिंपल सी उन्होंने बात कही कि फर्स्ट लॉ में इतनी बताया कि जब कोई भी मैग्नेटिक, जब भी कोई भी क्या, किसी बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर्टिकुलर सर्टेन एरिया से लिंक करती हैं तो उस एरिया से, उस क्वाइल पर वो एक इंड्यूस्ड फोर्स है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इंड्यूस्ड फोर्स, वो अप्लाइड करती हैं। और बच्चे थोड़ा सा हम आपको यहां दिखाना चाहेंगे, इस डायग्राम को देखोगे तो आप शायद और अच्छे से क्लियर अप करोगे। ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या कि ये मोशन है, ये दो कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें है क्या कि एक बार मैग्नेट है जो किधर की ओर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स लूप। ध्यान से समझना, जिसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है। और ध्यान से समझना मेरा बच्चा कि इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ तो डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल देख लो, लाइक दिस, ठीक। अगर इसी को हम रेस्ट पर कर दें तो देयर वर नो डिफ्लेक्शन, बिकॉज क्या हुआ, यहां पे क्या हो रहा है, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू कांस्टेंट है। अब अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्लक्स में चेंजेस नहीं हुआ, देयर वर नो चेंज इन फ्लक्स। और सेकेंड लॉ में फैराडे सर ने ये चीज कहा था मेरा बच्चा, सेकेंड लॉ में ये चीज बताया था फैराडे सर ने कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, सी बेटे, इन्होंने ये बताया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसे ऐसे भी ले सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी सिंपल सा बच्चा, E इज इक्वल टू, इन्होंने बताया d∅dt। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से सीखना, सिंपल सा फंडा है कि अगर ये रेस्ट पर हो गया
तो फ्लक्स के अंदर चेंजेस नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यूसली मोशन में है तो कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज होगा, और अगर बच्चे फ्लक्स चेंज होगा तो लाइफ में हमेशा याद रखना, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ऑब्वियसली इस बात है कि करंट, अगर मैं कहूं इंड्यूस्ड करंट क्या होगा मेरा बच्चा, इंड्यूस्ड करंट बच्चे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ई। मान चलो इसका रेजिस्टेंस कुछ भी होगा, हमसे उससे क्या लेना देना, ई की वैल्यू d∅dt ई बाई आर। यानी कहीं ना कहीं अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो सर्किट के अंदर करंट का प्रोडक्शन होगा ही होगा। इवन यही नहीं मेरे बच्चे, अगर अभी तो ये इन हुआ तो इस वजह से इसके अंदर करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर यही चीज आउट होता रहे, नॉर्थ पोलैरिटी आउट करती रहे, तो डायरेक्शन इसी में चेंज हो जाता है। आगे मैं बताऊं मेरा बच्चा, इसी को कहते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जब किसी लूप के अंदर, बेटे ध्यान से सीखना, बड़ी मजेदार बात है, जब किसी लूप के अंदर आप नॉर्थ जैसे साउथ आप इन करें, ये लाइनें इससे लिंक करी, बेटे ध्यान से सीखना, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिंक की। इस केस में मैंने कहा करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ, ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल कैसी हुई, क्लॉकवाइज। ध्यान से सीखना मेरा बच्चा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसी को हम बाहर करने लगे, किसको, लूप को मेरा बच्चा, चाहे लूप को अवे फ्रॉम द मैग्नेट ले जाओ, चाहे मैग्नेट को अवे फ्रॉम द लूप ले जाओ, बेटे ध्यान से देखना, जब हम इसको आउट करने लगे तो यही फील्ड लाइनें अब इससे कम लिंक कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कम लिंक हो रही हैं, यानी रिड्यूस हो रही हैं। और याद रहे ऐसे केस में इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है मेरा बच्चा, चेंज, यानी डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऐसे हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मिला क्या, कि नॉर्थ पोलैरिटी अगर इन हो, इनका केस हो, या साउथ पोल, अब इसी को वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जो नॉर्थ पोल के इनका होगा वो साउथ पोल के बेटे आउट का केस होगा, इन हो, इस दोनों केसेस में करंट, इंड्यूस्ड करंट आईसी कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज, ACW। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल कैसा होगा, क्लॉकवाइज। सिंपल सा फंडा। और या तो हम कहें नॉर्थ पोल आउट हो रहा है, आउट, और साउथ पोल इन, इस केस में इंड्यूस्ड करंट मेरे बच्चे कैसा होगा, क्लॉकवाइज। सिंपल सा फंडा ये सिखाया फैराडे सर ने, और ये सिर्फ बताया कि ये इसके अंदर करंट का फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है बिकॉज फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होने का मतलब समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉनों पर एक इंटरनल फोर्स पड़ रहा है, जिसे हमने एक नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। और मैं बता दूं, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना मेरे बच्चे, जे इंसर्ट करा के रख दिया तो रेस्ट पर था, कोई टर्म्स मतलब चेंजेस तो हो नहीं रहे थे, जिसकी वजह से फ्लक्स बदल ही नहीं रहा था, फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा था, तो फोर्स लगने के चांसेस ही खत्म थे। अब जब नहीं हुआ, करंट कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इन्होंने गुस्से में उस चीज को फेंक दिया था, और जब फेंका तब वो निडल के अंदर डिफ्लेक्शन हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि आखिर कुछ तो बात होगी, तो गुस्से में फिर से लाए और फिर सर्टेन इंसर्ट कराया। तो जब सडन इंसर्ट कराया, एक को रेस्ट करके दूसरे को मोशन में लाया, तब इन्होंने देखा कि करंट के वहां पे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ। और मेरे बच्चे बताऊं, इसी करंट को इन्होंने नाम दिया क्या, इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड करंट। और मेरा बच्चा इस पूरी होल फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज नोन एज EMI। इसी पूरी फिनोमेना को हम लोग EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरे बच्चे बहुत सिंपल सा लॉजिक था जो सर ने बताया। इसी के बाद एक छोटा सा लॉ होता है, लेंज लॉ। क्या होता है, लेंज लॉ। हालांकि ये फैराडे के लॉ में ही थोड़ा सा इंक्लूडेड है, इस वजह से मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। थोड़ा सा अगर बैक जाऊं तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इसमें हो क्या रहा था कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट का अभी डायरेक्शन कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यही नॉर्थ पोलैरिटी जब बाहर जाने लगी तब इसमें डायरेक्शन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। यानी लेंज सर ने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस
द कॉज एट विच इट प्रोड्यूस्ड, यानी इंड्यूस करंट हमेशा उस डायरेक्शन का हमेशा अपोज करती है जिससे खुद प्रोड्यूस्ड हुई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैराडे सर ने बताया था कि मॉड ऑफ E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सर ने कह दिया बड़ा सिंपल, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपल सा लॉजिक बेटे। तो ये एक छोटा सा सेशन मेरा था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। और अगला लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी की हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे, दिखाएंगे आपको, बताएंगे कि कैसे फ्लक्स चेंज होता है, कैसे फील्ड या एरिया बदलती है जिससे फ्लक्स चेंज होता है, और कैसे डिफरेंट कंडीशन में ईएमएफ कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड होता है। तो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं हम लोग। बाकी कोई क्वेरीज हो, जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं चाहता तो मैग्नेटिज्म पढ़ाता बच्चे, लेकिन बच्चों की डिमांड थी सर थोड़ा सा EMI और AC जल्दी पढ़ा दीजिए, तो मैं उनको कवर अप करने जा रहा हूँ। और कोई भी दिक्कत होगी जैसा, तो आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, अपने डाउट को क्लियर करिए। थैंक यू सो मच।